आज के टाइम पर घर में लड़का पैदा होता है तो सब बहुत खुश होते हैं। फैमिली के लिए ये एक प्राइड की बात होती है। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है। वहीं आज भी कई जगहों पे लड़कियों के पैदा होने पे दुख मनाया जाता है और तो और उन्हें जिंदा ही मार दिया जाता है, विच इज हॉरिबल रियलिटी ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड। बट यूल बी सरप्राइज टू नो आज से हजारों साल पहले इसका उल्टा होता था। अगर किसी के भी घर पे लड़का पैदा होता था और उसमें एक कतरा भी वीकनेस दिखाई देती थी तो उसे जिंदा एक गहरी खाई में फेंक दिया जाता था। ये कहानी है स्पार्टन्स की। एक ऐसी सोसाइटी बनाई गई जहां वीक होना एक्सेप्टेबल ही नहीं था। अगर आप वीक हो तो आप ऑलरेडी डेड हो और अगर आप जिंदा हो तो आपको फाइट करनी है और तब तक करनी है जब तक कि आप जीत नहीं जाते या लड़ते लड़ते मर नहीं जाते। जैसे ही कोई स्पार्टन पैदा होता था उस बच्चे को जेरूसिया ले जाया जाता था, जिस काउंसिल में सभी एल्डर स्पार्टन्स होते थे। वो उस बच्चे को एक हाथ में लेके किसी खिलौने की तरह टेस्ट करते थे, देखते थे कि कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर उसके हाथ पैर सही नहीं चलते थे या वो मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप्ड दिखाई देता था तो वो इस न्यूबॉर्न बेबी को माउंट टेजेडस की चोटी से फेंक देते थे, क्योंकि वो बच्चा वीक था और स्पार्टन आर्मी के किसी काम का नहीं था। और जो बच्चे इस जेरोसिया टेस्ट को पास कर लेते थे उन्हें वापस अपनी फैमिली को दे दिया जाता था, जहां उन बच्चों को पानी से नहीं नहलाया जाता था, उन्हें वाइन से नहलाया जाता था। उनका मानना ऐसा था कि वाइन बच्चे को टफ बनाएगी, क्योंकि अगर वो वीक होगा तो इसके नशे से ही मर जाएगा। इन बच्चों को अंधेरे और अकेलेपन से डरना अलाउड नहीं था। जब ये चीख चीख के रोते थे तो उन्हें चुप नहीं कराया जाता था। उनके पेरेंट्स उन्हें इग्नोर कर देते थे और ये अपने आप रोते रोते थक जाते थे। 5 साल की उम्र में एक बच्चे को फिर से टेस्ट किया जाता था। अगर वो कहीं से भी फिजिकली वीक निकलता था तो उसे माउंट टेजेडस से फेंक दिया जाता था। जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, शादी के बाद लड़की अपने घर को छोड़ के चली जाती है, स्पार्टन्स के कल्चर में जैसे ही कोई लड़का 7 साल का हो जाता था उसे अपना घर छोड़ देना पड़ता था, क्योंकि अब उस कंट्री ओन करती थी। 7 साल का होते ही उस बच्चे को एगॉग में ले जाया जाता था। एगॉग वही स्कूल था जहां इन लड़कों की ट्रेनिंग शुरू होती थी। इसे आप एक एक्सट्रीमली हार्डकोर मिलिट्री स्कूल समझ लो, जहां एनरोल एक छोटा लड़का होता, बट जब वो एक पास आउट होता तो वो एक स्ट्रॉन्ग, हाईली मैस्कुलिन, टफेस्ट मैन बन के बाहर आता। अगर आपने डेविड गॉगिन्स की कहानी सुनी है तो कैसे उन्होंने नेवी सील्स ज्वाइन करी थी, जिससे आज के मॉडर्न टाइम की टफेस्ट ट्रेनिंग माना जाता है, एगोग उसका भी 10x ज्यादा टफ है। सबसे पहला लेवल शुरू होता है एज 7 से 14 साल तक, जहाँ बच्चों को बेसिक एजुकेशन दी जाती है। बट ये हमारी वाली एजुकेशन नहीं है। यहाँ उन्हें वो पढ़ाया जाता है जो उनके एक्चुअल काम का है। यहाँ उन्हें राइटिंग और मैथ सिखाई जाती है और इस लेवल का सबसे मेजर पार्ट स्पोर्ट्स और जिम्नास्टिक्स को दिया जाता है, जहाँ बच्चे रनिंग और रेसलिंग जैसे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं। यहाँ बच्चे यंग एज से ही एथलेटिक और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। इस स्टेज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ बच्चों को चोरी करने के लिए एनकरेज किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि उन्हें जो पसंद है वो चुरा लो, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है। उन्हें जानबूझ के भूखा रखा जाता है ताकि जिन्हें ज्यादा भूख लगे वो चोरी करने की हिम्मत करे। बस शर्त ये है कि अगर चोरी करी है तो पकड़ा नहीं जाना, और जो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है उसे बहुत बुरी तरह की पनिशमेंट मिलती है। ऐसा करके उन्हें स्टेल्थ की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे बिना किसी को पता चले अपना अटैक सामने वाले पे करना है। इस ट्रेनिंग के बीच में उन्हें बहुत लो रिसोर्सेज के साथ जीना सिखाया जाता है, जिसे हम आज सब लोग मिनिमलिस्ट लाइफ कहते हैं। स्पार्टन्स वही लाइफ जीते थे, बट बहुत एक्सट्रीम में। वो कपड़े भी नहीं पहनते थे। उन्हें पूरी जिंदगी बस एक सड़ा कपड़ा लिए पूरे साल जीना था, और ये कपड़ा उन्हें 1 साल में बस एक ही बार दिया जाता था। उनके पैरों में कोई जूते और चप्पल नहीं होते थे ताकि वो अपने पैरों को और स्ट्रॉन्ग बना पाए। फिर जैसे ही वो 15 साल के हो जाते थे फिर से शुरू होता था सेकेंड लेवल। इस एज में हम सभी अपनी प्यूबर्टी हिट करते हैं। इस स्टेज पे स्पार्टन्स को एक पेडोनोमिस असाइन कर दिया जाता था, जो कि उनका एक तरह से मेंटोर होता था। वो उन्हें फाइट करना सिखाता था, तलवार को यूज करना, शील्ड को यूज करना, ये सब भी सिखाता था। इस ट्रेनिंग में उनके पास सोने के लिए कोई बेड नहीं था। उन्हें खाली जमीन पर अपने कपड़े यूज करके एकदम नेकेड होके सोना पड़ता था।
खाने के लिए कोई घर नहीं होता था, अगर जिंदा रहना है तो चुराओ और खाओ। इतनी एक्सट्रीम ट्रेनिंग के बाद वो लड़का 18 साल का होता था, तो उसे एक अडल्ट बनने के लिए एक प्रैक्टिस करनी होती थी जिसे कहा जाता था क्राइपीशिया। इस प्रैक्टिस में कुछ 18 ईयर ओल्ड स्पार्टन्स का एक ग्रुप बनाया जाता था और उन्हें एक टास्क दिया जाता था। वो टास्क ये था कि उन्हें चुपचाप बिना किसी को पता लगे अपने बेयर हैंड से एक स्लेव को जान से मारना है। जी हाँ, मर्डर। फिर ये सभी 18 ईयर ओल्ड सबसे बड़े और स्ट्रॉन्गेस्ट स्लेव को ढूंढते थे, जो कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता था। जो भी इस मर्डर में पकड़ा जाता था उन्हें पनिश किया जाता था, इस बात के लिए नहीं कि उन्होंने किसी का मर्डर किया, बल्कि इस बात के लिए कि वो किसी का मर्डर करते हुए पकड़े गए। और जो लोग पास करते थे वो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए रेडी हो जाते थे। 20 साल की एज में स्पार्टन्स ऑफिशियली आर्मी ज्वाइन कर लेते थे, बट अभी भी उनका किसी से शादी करना या रिलेशनशिप में आना अलाउड नहीं था। जब तक कि वो 30 के नहीं हो जाते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के लिए लॉयल रहेंगे। इस स्टेज में सभी स्पार्टन्स आपस में ही बहुत लड़ते थे ताकि वो खुद को सबसे स्ट्रॉन्ग दिखा सके और रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर को ज्वाइन कर सके, जो कि टॉप 300 बेस्ट वॉरियर्स की जगह होती थी, जो कि किंग के साथ फाइट करते थे, जिन्होंने कई सारे बैटल्स, जिसमें से एक था इनफेमस बैटल ऑफ थर्मोपाइल, जिसकी वजह से स्पार्टन्स पूरी दुनिया में इतने फेमस हुए, जिसपे 300 मूवी भी बनाई। 480 बीसी में एक बहुत बड़ी पर्शियन आर्मी, जिसे किंग ज़र्क्सिस लीड कर रहे थे, ग्रीस पर हमला करने निकली। ये आर्मी हजारों में थी और ग्रीस सिटी स्टेट्स के लिए ये एक बड़ा खतरा था। इस खतरे को देखते हुए ग्रीक सिटी स्टेट्स ने मिलकर अपने देशों को बचाने का फैसला किया और उन्होंने थर्मोपाइले नाम की एक छोटी सी घाटी को अपने प्रोटेक्शन के लिए चुना। ये जगह ऐसी थी जहां पर्शियन फौज अपनी बड़ी तादाद का फायदा नहीं उठा पाते। ग्रीक फौज को लीड कर रहे थे किंग लियोनाइडस ऑफ स्पार्टा, जो अपनी बहादुरी और युद्ध नीति के लिए मशहूर थे। लियोनाइडस अपने साथ 300 बेस्ट स्पार्टन सोल्जर्स लेके आए थे। उनके साथ कई हजार और ग्रीक सोल्जर्स भी अलग अलग स्टेट से आए थे। पहले दिन के युद्ध में पर्शियंस ने अपना पहला हमला किया, एक के बाद एक, लेकिन थर्मोपाइले की ये घाटी ग्रीक्स के लिए फायदेमंद साबित हुई। पर्शियन सोल्जर्स अपनी बड़ी तादाद का फायदा नहीं उठा पाए और स्पार्टन्स ने मजबूती से उनको वापस ढकेल दिया और बहुत से पर्शियंस को मार गिराया। दूसरे दिन भी पर्शियंस ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, फिर भी वो स्पार्टन लाइंस को तोड़ नहीं पाए। स्पार्टन्स एकदम फियरलेस लड़े, जानते हुए कि वो अपने घर और परिवार को बचा रहे हैं। लेकिन दूसरे दिन रात को एक ग्रीक गद्दार जिसका नाम एफियाल्टस था, किंग ज़र्क्सिस के पास आया और एक खौफनाक बात बताई। उसने पर्शियंस को एक छुपा हुआ माउंटेन पाथ दिखाया जो स्पार्टन डिफेंसेस को पार कर सकता था। ज़र्क्सिस ने तुरंत अपनी फौज को उस पाथ पर भेज दिया, प्लान बनाते हुए कि वो स्पार्टन्स को चारों तरफ से घेर लेंगे। तीसरे दिन सुबह लियोनाइडस को इस प्लान की खबर मिली। सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने ज्यादातर स्पार्टन ट्रूप्स को वापस भेजने का ऑर्डर दिया, लेकिन वो और उनके बेस्ट 300 स्पार्टन वॉरियर्स वहां रुक कर मरने तक लड़ने को तैयार हो गए। उन्हें पता था कि उनकी ये कुर्बानी ग्रीस को तैयारी का वक्त देगी। आखिरी दिन लियोनाइडस और उसके सिपाही अपनी पूरी शक्ति से लड़े। हालांकि वो बहुत कम थे, पर उन्होंने पर्शियन फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। एक एक करके ग्रीस के डिफेंडर शहीद होते गए। किंग लियोनाइडस भी, जो अंत तक बहादुरी से लड़ रहे थे, अपने हार के बावजूद भी थर्मोपाइल में स्पार्टन्स की कुर्बानी पूरी दुनिया के लिए हिम्मत और मेंटल टफनेस की मिसाल बनी। बैटल ऑफ थर्मोपाइल की कहानी आज भी एक अमर कहानी है, जहां एक छोटी सी फौज ने नामुमकिन हालत में लड़कर अपने लोगों के लिए अपनी जान दे दी। कुछ ऐसी थी स्पार्टन्स की जिंदगी, जो अपनी पूरी लाइफ कंट्री के लिए लड़ते थे और अपनी कंट्री के लिए ही मर जाते थे। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर टर्न ऑन करना, और अभी आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है प्लीज उस पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।